Here we are on lecture 5 of structure of atom. In this structure we are going to discuss about line spectrum of hydrogen. Last structure we had discussed about Bohr's theory, and we have seen that in Bohr's theory the main basis or the main importance of Bohr's theory to explain hydrogen, explain the structure of atom, hydrogen atom and hydrogen like species, those having one electron, right? Line spectrum of hydrogen describe many information, as we had discussed spectrum already. But the line spectrum of hydrogen describe many other important information to us. So that is very important part. Many calculation can be done. Many important calculation come under this point. Okay. लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली कैसे स्पेक्ट्रम मिलेगा पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये एक ट्यूब है, इसके अंदर हाइड्रोजन भरा हुआ है, काफ़ी हाई वोल्टेज आपने इसे दिया तो ये गर्म हो गया और इससे आने वाले रेडिएशन को आपने स्लिट से फिल्टर करते हुए प्रिज्म पर डाला है और उससे हमें एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ओके, मतलब यहाँ पर अलग अलग रेडिएशंस देखने को मिलते हैं। हमें ये रेडिएशन इस तरीके से, मतलब अगर हम इस पिक्चर को, अगर यहाँ पर एक कंप्लीट स्क्रीन लगा हो तो स्क्रीन पर हमें कुछ लाइंस देखने को मिलती है, इसीलिए इसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह की लाइंस मिलती है। एक्चुअली ये 5 होती है, जो एक लाइन जो है वो काफ़ी कम एनर्जी वाली होती है तो कई बार देखने को नहीं मिलता है, बट 5 लाइंस हमें अलग अलग देखने को मिल जाती है, राइट। सो ये 5 लाइंस के लिए जो डिस्क्रिप्शन है ये बोर्स थ्योरी के बेस पर ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो लाइंस हमें देखने को मिलती हैं, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स थ्योरी, राइट। एंड द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑल्सो। एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड स्टेटमेंट, radiation is absorbed if the electron move from the orbit of lower orbit to higher orbit, as we know very well, and radiation is emitted if electron moves from higher orbit to lower orbit. So what happened in this case, जो radiation आ रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट से हमें मिल रहे हैं। एमिशन रेडिएशन में यही होता है, ऑब्जेक्ट से हमें रेडिएशंस मिलते हैं और ऑब्जेक्ट से रेडिएशन कब निकलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तभी हम इसे एमिशन रेडिएशन, एमिशन एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब हम एनर्जी देते हैं और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आ रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है और उस एनर्जी जो रेडिएशन वो एमिट कर रहा है या जो रेडिएशन उससे उन इलेक्ट्रॉन से एमिट हो रहे हैं, उन रेडिएशन को अगर हम एक प्रिज्म से पास करते हैं जो कि एक तरीके का डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, तो हमें अलग अलग रीजन्स में लाइंस देखने को मिलती हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो ये लाइंस क्यों देखने को मिली, दिस इज वेरी मच क्लियर कि जो फोटोन है वो अलग अलग रीजन। अब देखिए, अगर हम इसे वेव नेचर की तरह लेते तो वेव तो अलग अलग तो होता नहीं। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक वेव, मतलब साउंड वेव आ रहे हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, पास से आ रहे हैं, दिस इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर एक ही जगह से आ रहे हैं तो क्या उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी? लाइट अगर एक ही जगह से हम तक आ रही है तो क्या उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी? नहीं होगी। बट अगर हम पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वी कैन कंसीडर इट, हम ये मान सकते हैं कि ऐसा होता है। तो वेव नेचर अगेन लाइन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अगेन एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, राइट। सो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर कि ये अलग अलग वेव क्यों देखने को मिली, क्योंकि जो फोटोन, जब इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, हमने यहाँ हाइड्रोजन गैस रखा है तो हो सकता है हमने इसके कुछ मोल्स रखे हों,
तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अगर एक मोल भी हुआ तो 6.023 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अलग अलग पाथ से आ रहे हैं, अलग अलग एनर्जी का फोटोन रिलीज कर रहे हैं, और इसीलिए आपको अलग अलग फील्ड में वेवलेंथ देखने को मिल रही है, अलग अलग फील्ड में आपको लाइंस देखने को मिल रही है। 4000 से 700 एंगस्ट्रॉम 400 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर के बीच में लाइंस आपको देखने को मिल रही है। Isn't it? So this is very important, right? So और क्या एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि हम ऑब्वियसली जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर में आता है, सो EF माइनस EI, जो हमने N2 माइनस N1 पहले किया है, E2 माइनस E1 हमने पहले किया है, वॉट एवर फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल, सो एनर्जी गैप बिटवीन टू ऑर्बिट्स इज गिवन बाय EF माइनस EI। ट्रांजिशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा E इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/NI स्क्वायर प्लस 1/NF स्क्वायर। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। बस वहां पर हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि N1 और N2, N1 मतलब इन लोअर वाला और N2 मतलब हायर वाला, इनिशियल मतलब लोअर वाला और फाइनल मतलब हायर वाला, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, तभी हम इसे सक्सेसफुली समझ पाएंगे। इनिशियल हमेशा लोअर, फाइनल हमेशा हायर। कभी अगर आप एनर्जी का पूछता है कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो ऑब्वियसली लोअर से हायर जाएगा तो क्या होगा एंडोथर्मिक, हायर से लोअर आएगा तो क्या होगा एक्सोथर्मिक। अदरवाइज चेंज इन एनर्जी की बात हो रही है, सो नीदर इट इज एक्सोथर्मिक नॉर इट इज एंडोथर्मिक। बट अगर आपसे इंडिविजुअली बात की जाती है तो आप ऐसे बता सकते हैं, ओके। अब वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन क्या हो सकते हैं? So we can solve this like this. You can see here delta E hc upon lambda, तो RZ square, this one hc, तो R upon hc will be equal to R dash. It is not different. I explained in last video also R dash मतलब R की वैल्यू जब सेंटीमीटर इनवर्स में हम लिखते हैं दैट इज R dash, यानी 1.1 into 10 to the power 1.1 10 to the power 5 मीटर और 1.1 10 टू द पावर 7 सेंटीमीटर इनवर्स में जब हम इसे बात करते हैं तो वो R की वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर सकते हैं। सो इस तरीके से पहली चीज जो हमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग ट्रांजिस्ट होता है तो हम उसकी एनर्जी भी देख सकते हैं और उसकी वेवलेंथ भी देख सकते हैं। अब ऑब्वियसली अलग अलग ट्रांजिशन के लिए अलग अलग वेवलेंथ होगी, एक ही ट्रांजिशन के लिए तो अलग अलग वेवलेंथ हो नहीं सकती है, और जब हमें अलग अलग वेवलेंथ मिल रही है सो इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रांजिशन भी अलग अलग हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस। सो व्हाट बोर एक्सप्लेन्ड अबाउट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ही एक्सप्लेन्ड एज वी नो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल देयर आर मैनी ऑर्बिटल्स, देयर आर मैनी स्टेशनरी स्टेट्स और ऑर्बिट्स पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस, बट उनमें से कुछ ही सेलेक्टेड होते हैं जिसमें रिवॉल्व करने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस नहीं होता है, उन्हें स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, और उन स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो स्टेशनरी स्टेट शायद मैंने पहले अभी गलत मैनर में यूज कर लिया। सो देयर आर मैनी सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज पॉसिबल, बट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in those circular path only. While revolving in those path, electron does not radiate any energy, right? So these are some circular path जो हमने straight line के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, पांचवा, छठवां, सातवां, और उसके बाद इन्फिनिटी तक ये चले जाते हैं, ठीक है। पहला वाला अगर हम देखें, पहले दूसरे के बीच में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा, फिर जैसे जैसे हम दूर जाते जाते एनर्जी गैप कम होते जाता है। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, काफी कम, इनफाइनाइट थोड़ा सा दूर दिखाया है। अदरवाइज यू कैन सी कि पहले सेकंड के बीच में थोड़ा सा एनर्जी गैप ज्यादा होता है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, और इस तरीके से लगातार कम कम होते जाता है। We had already discussed और we can calculate कि पहले वाले का एनर्जी कितना होता है 13.6 अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें, दूसरे वाले का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे वाले का 1.5, और कैसे निकाला मैंने? So we had calculated, how we had calculated it?
कैलकुलेटेड, तो हमने ये कैसे निकाला था, वी हैव अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट. व्हाट द फॉर्मूला इट इज E is equal to r z square upon 1 upon n1 square minus 1 upon n2. या सिंपली एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के लिए क्या फॉर्मूला था, r किसी भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आयन के लिए r z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस, राइट. अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो z1 हो जाएगा तो r अपॉन एन स्क्वायर, और r एनर्जी के टर्म्स में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लिया तो डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर. तो हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी पता कर सकते हैं. सो यू कैन सी अगर हम इसी को यूज करें तो यू कैन सी कि इसकी एनर्जी 13.6 होगी माइनस, फिर इसकी माइनस 3.4, फिर इसकी माइनस 1.7, फिर इसकी माइनस 0.85. इस तरीके से एनर्जी कम होती जाती है. सो इट इज वेरी मच क्लियर. इट इज नॉट ये कम नहीं हो रहा है, वी कैन सी इट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव में कम हो रहा है, इट मींस इट इंक्रीजिंग लाइक. और इन्फिनिटी पर ये जीरो होता है. पहली चीज, इस बात को ध्यान दीजिएगा. बात समझ में आ रही है ना. सेकेंड इज ईच लाइन जो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं, इट रिप्रेजेंट अ सीरीज. ये लाइन एक सीरीज को रिप्रेजेंट करती है. दिस लाइन इज मेड अप ऑफ वेरी थिन लाइन्स, and those were thin lines representing actually transition of electron. How? Or I can say transition of photon, or the evaluation of photon by the transition of electron, I can say. देखिए, इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से मान लीजिए अलग अलग कंडीशन में वापस आ सकता है. कैसे भाई, इलेक्ट्रॉन लेट की 7th स्टेट में है, ओके, और उसे फर्स्ट में आना है. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 7 से, कंपलसरी नहीं है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कंपलसरी नहीं कि 7 से फर्स्ट में डायरेक्ट आ जाए. ये भी हो सकता है कि वो 7 से किसी और स्टेट में जाए और अलग अलग कंडीशंस में वापस आता है. तो जो हर स्टेट से फर्स्ट में जब आते हैं, जब भी फोटोन किसी भी स्टेट से फर्स्ट में आता है, तो उस कंडीशन में जो सीरीज होती है, यानी n1 इज इक्वल टू उस सीरीज के लिए हमेशा क्या रहेगा, n1 उस सीरीज के लिए हमेशा क्या रहेगा, 1. यू कैन सी इन दिस फॉर्मूला. और n2 क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 और सो ऑन. और ऐसी सीरीज को हम लायमन सीरीज कहते हैं. यानी किसी भी स्टेट से, किसी भी ऑर्बिट से जब फोटोन किसी भी ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जो फोटोन रिलीज होता है उसके कारण से एक सीरीज डेवलप होती है, उसे कहते हैं लायमन सीरीज. ये लायमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में हमें देखने को मिलती है. कौन से रीजन में हमको देखने को मिलती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, यानी कम वेवलेंथ की रीजन में हमें देखने को मिलती है. ओके, फिर क्या होता है, फिर हो सकता है किसी और स्टेट से सेकंड में आए, सेकंड से फर्स्ट में आ सकता है, नो डाउट. तो अगर सेकेंड स्टेट में जितनी भी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होकर सेकेंड स्टेट में आता है, तो जो भी फोटॉन्स देखने को मिलते हैं वो आपस में, ये लाइंस फोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपस में एक सीरीज बनाते हैं, इसे बामर सीरीज कहते हैं. ऐसे ही थर्ड में आते हैं, बामर सीरीज विजिबल रीजन में देखने को मिलती है. बामर सीरीज कौन से रीजन में देखने को मिलती है, विजिबल रीजन में. यानी ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि 7000 से कम और 4000 जो एक्चुअली विजिबल रीजन का पूरा जोन होता है, उसमें देखने को मिलती है बामर सीरीज. यानी जो सेकंड लाइन है वो बामर सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है. इसके बाद क्या होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होते हैं पहले थर्ड में आए. देखिए, थर्ड से नीचे जाने का भी स्कोप अवेलेबल है. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके लिए एक पाथ ये भी हो सकता है, किसी भी रीजन से थर्ड में आए फिर सेकंड में जाए, या व्हाटएवर सेकंड थर्ड से डायरेक्ट फर्स्ट में जाए, व्हाटएवर द कंडीशन. तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि आपको एक और सीरीज मिलती है, पास्चन, इसी तरह से ब्रैकेट, इसी तरह से पफुंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज भी इसके बाद होती है, बट इट डजंट मैटर. तो आप देख सकते हैं जो पहले में आ रहे हैं उसके लिए n1 इज इक्वल टू 1, जो दूसरे में आ रहे हैं उसके लिए n1 इज इक्वल टू 2, जो थर्ड में आ रहे हैं n1 इज इक्वल टू 3, जो फोर्थ में आ रहे हैं n1 इज इक्वल टू 4, जो फिफ्थ में आ रहा है n1 इज इक्वल टू 5, और n2 उसी के आगे वाले जो हैं वो n2 हो जाएंगे. लाइक इस केस में n2 इज 2, 3, 4, 5,
3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8, राइट। लायमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फंड। अब लायमन अल्ट्रावायलेट में बामर जो है वो विजिबल और थोड़ा बहुत अल्ट्रावायलेट रीजन में, और बाकी के जो तीनों होते हैं वो इंफ्रारेड रीजन में हमें देखने को मिलती हैं। बाकी की तीनों सीरीज कौन से रीजन्स में देखने को मिलती हैं? इंफ्रारेड रीजन में बाकी तीनों सीरीज देखने को मिलती हैं। So इस तरह से 5 इंपॉर्टेंट 5 लाइंस, सो 5 सीरीज वी ऑब्जर्व्ड, और यही चीज जो है बोर ने एक्सप्लेन की थी। किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होता है तो कितनी लाइंस देखने को मिलेंगी? वी कैन गिव थ्रू दिस फॉर्मूला और दिस डायग्राम लाइक दिस। लाइक अगर हमसे कहा जाता है कि 7 से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होकर सेकंड में आ रहा है, तो 7 से सेकंड में आने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? तो आप 7 से सेकंड में आने के लिए कितनी लाइंस हो सकती हैं? तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि 7 से डायरेक्ट सेकंड में आ जाए। फिर और क्या हो सकता है? 7 से अलग अलग कंडीशन, 7 से थर्ड में आ जाए, 7 से 4 में आ जाए, 7 से, तो सेकंड में आने के लिए 7 से सेकंड तक, 7 से 4, ये सारे काउंट होंगे। 7 से सेकंड 1, 7 से थर्ड 2, 7 से 4 3, 7 से 5 4 और 7 से 6 5। ऐसे ही जब ऑब्वियसली जब अगर 7 से 6 आ रहा है तो उससे भी आगे आएंगे, तो उनको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो बामर सीरीज वाले ये इन्फिनिटी वाला छोड़कर मैं यहाँ पर आपसे एक अलग से उसे शेयर करता हूँ, शायद आपको इस चीज़ को बेहतर समझ में आएगा। मैं यहाँ पर उससे रिलेटेड एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। जैसे ये आपका N1 हो गया, ये आपका N2 हो गया, ये आपका N3 हो गया, ये आपका N4 हो गया, ये आपका N5 हो गया, ये आपका N6 हो गया, ये आपका N7 हो गया। अब 7 से हम देख रहे हैं कि 7 से हमें 2 में आना है, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं भाई? 7 से डायरेक्ट 2 में आ गया, एक ऑप्शन, ठीक है। अब 7 से 3 में आया, तो अगर 7 से 3 आया तो 3 से 2 में वो भी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 7 से 4 में आया, तो 7 से 4 में आया तो 4 से 3 भी तो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? तो इस चीज को समझने की जरूरत है, इसलिए हम इसमें से काउंट करेंगे। 7 से 2, 6 से 2 है ना, फिर 6 से 2, फिर 5 से 2, फिर 4 से 2 और 3 से 2। तो वापस बीच में बाकी ये भी आ गया, ये पोर्शन भी आ गया, तो 7 से 3 वाले पोर्शन भी सारे आ जाएंगे, है ना। तो 7 से 3 है ना, फिर और क्या आ जाएगा? 7 से 3 हो गया, ठीक है। फिर 6 से 3 थर्ड वाले भी आ जाएंगे, तो 6 से 3, राइट, 6 से 3 हो गया, फिर 5 से 3 हो गया, फिर 4 से 3 हो गया, है ना। इसी तरह से यहाँ देखें तो 7 से 4, ऑब्वियसली अगर यहाँ से डायरेक्ट आया, यहाँ तक कि कोई भी एक कंडीशन हमें देखने को मिलती है तो उसके लिए भी ये भी काउंट हो जाएंगे। तो 7 से 4, फिर 6 से 4, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 6 से 4, फिर 5 से 4, फिर इसी तरह से किस में हो जाएगा? एक और सीरीज बनती है, तो हम कहेंगे 7 से 5 और 6 से 5। तो 7 से 2 आने के लिए सारी लाइंस मिलेंगी कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इजंट इट? अब हम 15 लाइंस हमें इस तरीके से देखने को मिलेंगी, और ये हम कैलकुलेट डायरेक्ट इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो 7 से 2 यानी कितना हो गया? 5, ठीक है, और डेल्टा एन इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो 7 से 2 तो 5 और 5 प्लस 1 6, तो 5 6 30 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने हो गए? 15 लाइंस देखने को मिले। यानी हम कह सकते हैं कि पार्शियल लायमन सीरीज में कितनी लाइन? 7 से 2 आना तो कोई इश्यू नहीं। बामर सीरीज में कितनी लाइंस मिली? 5, पार्शियल में 4, ब्रैकेट में 3, पफुंड में 2,
राइट। तो इस तरीके से, और कितनी लाइंस टोटल मिल रही होंगी वो भी, लेकिन लेट की अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तब कितनी लाइंस मिलेंगी, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, जितना डिफरेंस है उतनी लाइन मिलेंगी। अब 7 से 2 है तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लाइन, अदरवाइज मिनिमम लाइन क्या हो सकती है, 7 से 2 डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होगा, एक ही फोटोन उसके लिए मिलेगा। लेकिन हो सकता है वो अलग अलग रूट में, जैसे अपन घर जाते हैं ना स्कूल के बाद, तो क्या करते हैं, घूमते घूमते घर जाते हैं, तो हो सकता है घूमते घूमते भी वापस आ रहा हो सेकंड में या फर्स्ट में, जहां भी आना है ना। तो उस कंडीशंस में मैक्सिमम उतने हो सकते हैं, मिनिमम एक मिल सकता है। बट इसमें अगर हमें देखना है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलेंगी वो ये हमें बताएगा, राइट। एनर्जी वी हैड कैलकुलेटेड, wavelength we can calculate. One more important thing is also here we need to discuss about, जैसे हम बात कर रहे हैं लाइमन सीरीज के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर लाइमन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइमन सीरीज में क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लाइमन सीरीज फॉर्मूला इज सेम फॉर ईच एंड एवरी सीरीज, बट n1 n2 की वैल्यू बदलती जाएगी। और ये हाइड्रोजन की बात हो रही है तो z² की भी जरूरत नहीं, बट फॉर्मूला में लिख देता हूं n1 माइनस n2, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। नाउ इन लाइमन सीरीज में n1 इज इक्वल टू क्या होता है, n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, राइट। अब इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं, एक पूछा जाता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इस सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी, तो भाई कितनी होगी, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जहां एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है वहां शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखने को मिलेगी। तो आप मुझे बताइए कि एनर्जी डिफरेंस कहां ज्यादा है, 1 से 2 के बीच में या 1 से इन्फिनिटी के बीच में। सो इट इज वेरी क्लियर आंसर कि 1 से इन्फिनिटी के बीच में ज्यादा डिफरेंस होगा। तो जहां एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा वहां वेवलेंथ छोटी मिलेगी। हम जानते हैं E इक्वल टू hc/λ होता है, तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी जहां एनर्जी ज्यादा होगी। सो उस कंडीशंस में हम क्या लिखेंगे, 1/λ इज इक्वल टू r, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, तो जेट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा n1, तो 1 का स्क्वायर माइनस n2 विल बी इन्फिनिटी। So in that case the product will be r/1, और अगर हम बात करें तो that is equal to 1/r। r की वैल्यू आप जानते हैं 1.1 into 10 to the power 1.1 into 10 to the power राइट, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन जरूर मैं आपसे, 1/r को ले अपने कैलकुलेशन के लिए आप इसे 912 एंगस्ट्रॉम ले सकते हैं, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको मिल, जब भी 1/r लेना है आप 912 एंगस्ट्रॉम ले सकते हैं। इसी तरह से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी लाइमन सीरीज की, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी भाई, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी जहां एनर्जी डिफरेंस लाइमन सीरीज में सबसे कम होता है। तो उस कंडीशन में लाइमन सीरीज में क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी 1/λ और r, और यहाँ हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। इन दैट केस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/4। सो इन दैट केस द वैल्यू विल बी 3/4r। सो अगर हम r की वैल्यू, अब 3/4r है, राइट, तो अगर ये 1/λ इज इक्वल टू 3/4r है ना, तो इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3r। 1/r के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू 1.1 into 10 to the power 5 मीटर या 1.10 to the power 7 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 4/3 और 1/r के लिए मैंने 912 दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 304। सो ये कितना हो जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। तो लाइमन सीरीज 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम तक देखने को मिलती है। तो ये लॉन्गेस्ट और जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं लाइमन सीरीज के लिए। हर सीरीज के लिए फ्रॉम, जैसे बामर सीरीज के तो n2 से इन्फिनिटी दैट विल बी शॉर्टेस्ट वन, और n2 to n3 दैट विल बी लॉन्गेस्ट वन। तो आपको हर सीरीज के लिए आप शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल सकते हैं, एंड दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो।
उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक और बता देता हूँ, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट के लिए बामर सीरीज भी बता देता हूँ। ओके, सो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो बामर सीरीज में क्या होता है, बामर सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो बामर सीरीज में n1 इज इक्वल टू 2 होता है और n2 इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड 6 होता है, राइट। सो इन दैट केस 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r, z की जरूरत नहीं है, 1/2 का स्क्वायर। जब हम बात कर रहे हो किसके लिए, शॉर्टेस्ट के लिए, है ना। तो शॉर्टेस्ट के लिए बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेवलेंथ के लिए बात कर रहे हैं, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r/4। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/r। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 9 12, तो क्या हो जाएगा 3648 एंगस्ट्रॉम। ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी किसके लिए, बामर सीरीज के लिए। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, तो 1 अपॉन लैम्डा और ये हो जाएगा इज इक्वल टू r, और ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में 1 अपॉन लैम्डा r और 1/2 का स्क्वायर इज 4 और 1/3 का स्क्वायर इज 9। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r, और यहाँ क्या मिल जाएगा 36 और 5/36। तो वेवलेंथ विल बी लैम्डा इज इक्वल टू 36/5r। मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपको वो वेवलेंथ भी मिल जाएगी। तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने इस लेक्चर में आपसे शेयर किया कि हम कैसे क्या उनका सीरीज होती है, कैसे फोटॉन्स निकलते हैं, कितनी लाइंस हमें देखने को मिलती हैं, राइट, और कैसे हम उनकी एनर्जीज और उनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन as well as Bohr theory. Thank you for today.